हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम फटाफट रिवाइज करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरीज, थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट, मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी, इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी, लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी एंड इक्लेक्टिक थ्योरी। तो इससे पहले हमने जो है पहले वीडियो में हमने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज डिस्कस किया था, जहाँ पे मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव फैक्टर, एंडोमेंट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी डिस्कस किया था। वो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, यानी कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग नॉर्मली ध्यान देते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट, मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी, इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी, लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी और इक्लेक्टिक थ्योरी। तो ये 5 थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट। देखिए, कैपिटल मूवमेंट यानी कि आपका कैपिटल दूसरे कंट्री में मूव कर रहा है। तो उसको क्या मूव कर रहा है, मतलब कि जब आप फाइनेंशियल कैपिटल या फिर फिजिकल कैपिटल मूव कर रहे हैं तो उससे कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको देखना होता है। तो कैपिटल मूवमेंट नॉर्मली हम कब करते हैं, जब हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कैपिटल को मूव करके इन अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में। कैपिटल इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर आर लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। तो आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता ही है, ये क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें से जब आप कैपिटल को जब मूव करते हो दूसरे कंट्री में तो क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो बट ऑब्वियसली बात है, जब कैपिटल आप दूसरे कंट्री मूव करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट इज एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज। तो कैपिटल मूवमेंट क्या हो गया, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं कि एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्री, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना कैपिटल ट्रांसफर करती है विथ गोल ऑफ ऑब्टेनिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसी को कहते हैं कैपिटल मूवमेंट, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है, ये कैपिटल फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और फाइनेंशियल कैपिटल भी हो सकता है। सपोज करिए कि आपने कोई मशीनरी जो है दूसरे कंट्री में भेजी, तो वो भी क्या है, कैपिटल है। और सपोज करिए आपने कई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए दूसरी कंट्री में, तो वो भी क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल है। द प्रॉफिट कैन बी, जो प्रॉफिट होता है उससे नॉर्मली वो कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, शेयर हो सकता है, प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन एब्रॉड और रेंट हो सकता है। तो ये जो है इस तरीके से जो है प्रॉफिट, हम जब कैपिटल मूव करते हैं तो इस तरीके से हम जो है वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करते हैं। दे हेल्प टू फाइनेंस डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो कैपिटल मूवमेंट से फ़ायदा क्या होता है कि ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे फाइनेंस डेवलप करने के लिए हेल्प करती हैं। भाई जहाँ पे अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे फाइनेंस नहीं है, तो वहाँ पे दूसरे कंट्री इन्वेस्ट करके वहाँ पे पैसा को मूव करते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है कैपिटल मूवमेंट के थ्रू। द टर्म इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट रिफर्स टू बोरोइंग एंड लेंडिंग बिटवीन कंट्रीज। तो ये कैपिटल मूवमेंट क्या होता है कि बोरो करना और लेंड करना, उधार देना। दो जब कंट्री जब आपस में बोरो करती हैं, सामान को लेंड करती हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट कहलाती हैं। तो नॉर्मली अगर ओवरऑल आप बात करें तो कैपिटल मूवमेंट में क्या होगा कि आपका कैपिटल, एक कंट्री का कैपिटल यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल चाहे फिजिकल कैपिटल, वो मूव करता है किसी दूसरे कैपिटल दूसरे कंट्री में विथ गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी कि वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम अपना कैपिटल दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वही चीज़ क्या कहते हैं, कैपिटल मूवमेंट कहलाता है। तो बट ऑब्वियस बात है, थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते ही इसीलिए ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखना होता है कि मार्केट कैसा है, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे इम्परफेक्ट मार्केट है या फिर परफेक्ट मार्केट है। आपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट क्या होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इमेजरी होता है, और यहाँ पे हम ये मान के चलते कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बहुत सारी बार, बहुत कई बार ऐसा होता है कि जब आप दूसरे मार्केट में जा रहे होते हैं दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्परफेक्शन होता है, यानी कि वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, किसी की मोनोपोली होती है, किसी की ओलिगोपोली होती है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है टफ हो जाता है इन्वेस्टमेंट करना। तो वही चीज़ कहला है मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी में आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी इज ए ट्रेड थ्योरी दैट अराइजेस फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट वेयर परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे क्या होता है, मार्केट इम्परफेक्शन आ जाता है। ये थ्योरी दी थी किंडलबर्ग द्वारा, इन्होंने ये मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी दी थी। अमॉन्ग सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मार्केट इम्परफेक्शन आर मोनोपोलीज, ओलिगोपोलीज, लार्ज कंट्रीज इन ट्रेड। तो ये क्या है, मोनोपोलीज क्या कहते हैं कि मार्केट इम्परफेक्शन के कुछ एग्जांपल है। जैसे कि कहीं पे होता क्या है कि मोनोपोली, यानी कि एक ही जो है वहाँ पे सेलर है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओलिगोपोलीज, कुछ ही सेलर हैं जो है सेल कर रहे हैं। लार्ज कंट्रीज इन ट्रेड, यानी कि जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, लार्ज कंट्री जैसे यूएसए क्या है, यूएसए जो है लार्ज कंट्री हो गया ट्रेड के लिए, सब जगह ट्रेड करता है। तो ये क्या है, एक तरीके से मार्केट मार्केट इम्परफेक्शन हो जाता है वहाँ पे। तो आपको जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट इम्परफेक्शन है कि परफेक्ट मार्केट है। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ये सब
क्या है, ऑलिगोपोलीज हैं, कुछ ही जो है यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हैं सेल करने के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप कुछ ही ब्रांड हैं जिनका आप अपने सारे कंपनीज का नाम बता सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में आप देख लीजिए तो वहाँ पे कुछ ही कंपनीज हैं जिनका आप नाम बता सकते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, उसके बाद जो है जियो, यानी कि गिन के 5-6 होंगे, तो ये क्या हो गया, ऑलिगोपोली हो गया। तो मार्केट इम्परफेक्शन भी आपको देखना होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी। इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी में ये बताया गया है कि आप कैसे नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं और कैसे कम कॉस्ट में जो है आप नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन यानी कि आप जो है दूसरे कंट्री के मार्केट में एंटर कर रहे हैं और कितने कॉस्ट में एंटर कर रहे हैं, वो चीज़ पे फोकस करना चाहिए। द इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी ऑफ द एमएनसी इज कंसर्न विद द एंट्री मोड चॉइसेस इन ए सिंगल मार्केट बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस। तो एंट्री मोड क्या होगा और उस एंट्री मोड से कितनी कॉस्ट आ सकती है, ये फोकस करता है इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि आपको ऐसा एंट्री मोड चूज करना है जहाँ पे कम कॉस्ट आए। इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी सजेस्ट दैट रिस्क एक्सपोजर इज एटूनेटेड एंड फर्म्स डू एस्केलेट देयर रिसोर्स कमिटमेंट फ्रॉम लो टू हाई इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव फ्रॉम फॉरेन एंट्री मोड। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो रिस्क एक्सपोजर वो एटूनेटेड यानी कि उसको मिनिमाइज किया जाता है, कम किया जाता है, और वो इंटेंसिव फॉरेन एंट्री मोड से जो है लो से हाई इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव ऑन करती है, यानी कि शुरुआत में पहले कम इन्वेस्टमेंट करती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए। और इससे क्या होता है, रिस्क को कम किया जा सकता है। शुरुआत में कम इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो अगर कुछ ज़्यादा नुकसान भी होता है तो हम वहाँ पे रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हमको लगता है कि हाँ रिस्क कम हो रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देते हैं फॉरेन एंट्री मोड में। इफ देयर इज ए लैकिंग नॉलेज अबाउट फॉरेन मार्केट, फर्म्स लिमिट देयर रिस्क एक्सपोजर थ्रू लिमिटिंग रिसोर्स कमिटमेंट। तो अगर आपके पास फॉरेन मार्केट की नॉलेज नहीं है तो उस केस में आप क्या करते हैं कि अपने जो रिसोर्स कमिटमेंट है उसको क्या कहते हैं, लिमिट कर देते हैं, यानी कि आप ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं, तो लिमिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो है सेफ्टी हो जाती है। 3 मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरीज आर। तो इंटरनेशनलाइजेशन की 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे। उपसला मॉडल है जिसको जैन जॉनसन एंड जैन एरिक एलन ने दिया था। इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन इनटू फॉरेन मार्केट, यानी कि पहले शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा सा सामान एक्सपोर्ट करते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या ग्रेजुअली क्या करते हो, आप इंक्रीज करते हो। तो शुरुआत में कम, फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पे जाते हो। तो ये उपसला जो है मॉडल हो गया, जहाँ पे ये कहा जाता है कि नॉर्मली जो इंटरनेशनलाइजेशन मार्केट में अगर आप एंटर कर रहे हो, इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो पहले आपको जो है कम रखना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी मार्केट नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे आपको जो है इंक्रीज करना चाहिए अपने एक्सपेंशन को फॉरेन मार्केट में। दूसरा है नेटवर्क अप्रोच। नेटवर्क अप्रोच जॉनसन एंड मैटसन ने दिया था, 1988 में इंट्रोड्यूस किया था। नेटवर्क अप्रोच में क्या है कि अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। नेटवर्क यानी सप्लायर आपके हो गए, कस्टमर्स हो गए, मार्केट हो गए, इनको जो है कैप्चर करिए, और फिर धीरे धीरे जब आपकी नेटवर्क मजबूत हो जाएगी तो बट ऑब्वियस बात है आप आसानी से इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं और अच्छे से बिना किसी लॉस के। हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप विद सप्लायर, कस्टमर एंड मार्केट दैट कैन स्टिमुलेट एंड हेल्प अ फर्म टू गो अब्रॉड। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो ये हेल्प कर देंगे आपको अब्रॉड जाने में। तो नेटवर्क अप्रोच। वहीं पे तीसरा है इंटरनेशनल न्यू वेंचर और आल्सो नॉन एज बॉन्ड ग्लोबल। तो ये बॉन्ड ग्लोबल है या फिर इंटरनेशनल न्यू वेंचर कहते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है कि सीक फॉर रिसोर्सेज एंड सेलिंग प्रोडक्ट फॉर गेनिंग कंपिटेटिव एडवांटेज फ्रॉम मल्टीनेशनल मार्केट एवर सिंस द बिगिनिंग। तो ये कुछ टाइप की कंपनीज होती है जो क्या करती है कि जब से शुरुआत होती है तब से ये जो शुरू कर देती है दूसरे दूसरे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना, एक्सपोर्ट करना। तो ये क्या होता है कि इंटरनेशनल न्यू वेंचर हो गया, यानी कि ये स्टार्ट हुई और तुरंत जो है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर जाती है। तो इनको कहते हैं बॉन्ड ग्लोबल। ये पैदा ही ग्लोबल हुए थे कि इनको फॉरेन मार्केट में ही सेल करना था, इनको अपनी कंट्री में सेल करें ना करें लेकिन फॉरेन मार्केट में जरूर सेल करना था। तो बॉन्ड ग्लोबल, ये पैदा ही ग्लोबली हुए हैं। तो इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी में यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आप कैसे दूसरे मार्केट में एंटर करते हो और आपको अपना ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी कि दूसरे मार्केट में एंटर करने की कॉस्ट को मिनिमाइज रखना है, कम से कम रखना है। तो उपसला मॉडल था कि पहले धीरे धीरे आप एक दो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करिए। नेटवर्क अप्रोच था कि जो भी आपसे लोग जुड़े हैं उनको जो है उनके साथ अपना नेटवर्क अच्छे से बनाए, क्योंकि वही लोग आपको अब्रॉड मार्केट में एंटर करने में हेल्प करते हैं। और इंटरनेशनल न्यू वेंचर यानी बॉन्ड ग्लोबल, यहाँ पे ये कहा गया कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बॉन्ड ग्लोबल होती हैं, यानी कि जैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं वो ग्लोबली जो है अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो बॉन्ड ग्लोबल या इंटरनेशनल न्यू वेंचर थ्योरी कहलाती है। तो ये इंटरनेशनलाइजेशन के कुछ टेक्निक थे। अब है लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। देखिए लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज मतलब समझ रहे हैं कि आप कहाँ पे बिजनेस ओपन कर रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है। लोकेशन एरिया के
डिपेंड करता है। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी और इकोनॉमी टू कंडक्ट एन एक्टिविटी बेटर देन अनदर फॉर रीजन रिलेटेड टू लोकेशन। यानी कि अब सपोज करें कि आपको चाइना में जो है लेबर बहुत कम कॉस्ट में मिल जा रहा है, तो बट ऑब्वियस बात है कि आप क्या करोगे, चाइना में प्रोड्यूस करोगे क्योंकि आपको लेबर कॉस्ट वहाँ पे कम मिल रहा है, तो आपको उसका जो है एडवांटेज मिल रहा है लेबर का। तो चाइना में कंपनीज, देखिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो जहाँ सेटअप करती है अपना, चाइना में जाकर सेटअप कर देती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, फिर वहाँ से जो है अपना प्रोडक्ट को दूसरे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करती हैं। तो लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज भी आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं किसी दूसरे कंट्री में आपको अपना बिजनेस सेटअप करके कोई एडवांटेज हो रहा है तो आप अपना बिजनेस सेटअप वहाँ करिए। और लोग देखिए कि अमेरिका की कंपनी है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट महंगा है लेकिन लेबर कॉस्ट चाइना में सस्ता है, तो लोग अमेरिका की कंपनी कहाँ अपना सेटअप कर देती है, चाइना में इन्वेस्ट कर देती है। यानी कि चाइना में इन्वेस्ट करके वहाँ पे कंपनी बनाती है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके फिर अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। तो ये क्या है, लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज। लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज और एलएसए आर दोज लोकेशन स्पेसिफिक मार्केट फीचर factor of production that enable a firm to achieve an improved financial outcome from the provision of the same product or service relative to alternative location। तो जैसा कि एग्जांपल दिया कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी है, वो अमेरिका में ही प्रोड्यूस करती किसी प्रोडक्ट को, तो वो कॉस्टली पड़ता, लेकिन अमेरिका ने उस प्रोडक्ट को चाइना में प्रोड्यूस किया तो क्या हो गया, उसकी कॉस्ट कम पड़ गई। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट वहाँ पे सस्ता है, तो उसको लोकेशन का एडवांटेज मिला। तो आपको ये भी देखना है जब आप इंटरनेशनलाइजेशन में जाते हैं। दे में इंक्लूड एक्सेस टू स्किल लेबर, इंसेंटिव, मार्केट प्रीमियम्स, एक्सेस टू ग्रोइंग मार्केट, सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट सेविंग। तो ये कहीं ना कहीं कोई सा भी तरीका हो सकता है जिसकी वजह से आप जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अपनी कंट्री में क्या है कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश अलग अलग इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ पे बुला रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करिए, हम आपको जो है सब्सिडी देंगे, हम आपको जो है अलग अलग फैसिलिटीज़ देंगे। तो बट अभी बात है कि अब मुझे वहाँ पे कोई बेनिफिट मिलेगा उस लोकेशन में जाके, तो मैं क्या करूँगा, उस लोकेशन में जाऊँगा। तो लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी है इस वीडियो में, इक्लेक्टिक थ्योरी। इक्लेक्टिक थ्योरी क्या होता है कि आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले आप चेक करिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, फायदा होगा कि नहीं होगा। द इक्लेक्टिक पैराडिग्म अज्यूम दैट कंपनीज आर नॉट लाइकली टू फॉलो थ्रो with a foreign direct investment if they can get the service or product provided internally and at lower cost। यानी कि अगर आपको जो है अपने ही घर में जो है लोअर कॉस्ट में सारी फैसिलिटीज़ मिल जा रही है तो आप बाहर नहीं जाओगे। यही चीज़ कहता है इक्लेक्टिक थ्योरी। फॉरेन डायरेक्ट, यानी कि फॉरेन में आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं जब आपको वही सारी चीज़ अपने घर पे मिल जा रही हैं, तो हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। द गोल इज टू डिटरमाइन इफ ए पर्टिकुलर अप्रोच प्रोवाइड ग्रेट ओवरऑल वैल्यू देन अदर अवेलेबल नेशनल और इंटरनेशनल चॉइसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे इक्लेक्टिव थ्योरी में क्या होता है मेन, कि हम ये अप्रोच करते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या हमें बाहर इन्वेस्ट करके ज़्यादा अच्छा होगा या फिर हम अपने घर पे ही इन्वेस्ट करके जो है हम अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही इक्लेक्टिक थ्योरी कहलाता है कि हमें अपने घर में सारी चीज़ें मिल जाए तो हम बाहर क्यों जाएं, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गिवन बाय डनिंग्स, इस थ्योरी को दिया था डनिंग्स ने, दिया था। जैसे कि कंपनी शुड गो फॉर एफडीआई और नॉट, हमें एफडीआई करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब हम सारी चीज़ें हम अपने घर पे ही मिल जा रही है तो हम एफडीआई क्यों करेंगे, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। तो ये इक्लेक्टिक थ्योरी कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि हमें इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इंटरनेशनलाइजेशन कैसे होना है, लोकेशन का कोई फ़ायदा है कि नहीं, हम दूसरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे लोकेशन का कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या हम अपने ही कंट्री में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट थ्योरीज थे इंटरनेशनल रिलेटेड। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।